गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 9 देखने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, 7 से 8 मिनट मुश्किल से लगाएंगे हम इस पे। तो टॉपिक नेम इज़ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स, यानी कि वो फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे जिन पे किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक में एक नया कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, नई टर्म आपको देखने को मिलेगी, रेजिस्टिविटी। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन होगा इसके अंदर, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है किसी यूनिफॉर्म मेटल कंडक्टर का, यानी कि कोई एक यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर आपको ले लेना है, चाहे जैसे आपने कॉपर वायर ले ली या इसकी जगह पे आपने एल्यूमिनियम वायर ले ली। कोई भी आप यूनिफॉर्म मतलब उसकी डायमेंशंस जो हैं सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो वायर है, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ से देखिए साइज और यहाँ देखिए, ऐसा नहीं है। ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर उसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करो, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। क्लियर? डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक तो आपने किसी दूसरे मटेरियल की वायर जोड़ दी, जैसे यहाँ तो एल्यूमिनियम के ले लिया आपने, और ये जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है, क्लियर, यहाँ आपने कॉपर वायर ले ली। ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म एक ही मटेरियल से बनी हो, एक समान उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। क्लियर? जैसे आप पेन को देखते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप समझिएगा कि जैसे आपके पास में पेन ऐसे पड़ा हुआ है, तो इधर से इसको आप देखेंगे तो ये वाला जो सर्कुलर शेप में आपको बीच में से जितना भी पोर्शन आपको दिखाई देगा सामने से, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए अब बात करते हैं आगे कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा अगर हमारे पास में कोई यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर है। तो सबसे पहले है इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, तो ही नीचे दिए गए 3 चीज़ों पे मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अदरवाइज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो 4th पॉइंट टेम्परेचर भी बन जाएगा कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है? अगर बार बार उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो। ठीक है? तो ये 4th पॉइंट, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन हमने इस केस में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट लिया है कि उस मेटालिक वायर का, मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो इसके अलावा जो 3 पॉइंट बचते हैं उनको 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है? तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो नेचर में यही है कि किस मटेरियल का बना हुआ है कंडक्टर, जैसे कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, या फिर कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है, नाइक्रोम का बना हुआ है। तो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रही है कि कॉपर वायर आपको ऐसे रेडिश ब्राउन कलर के आपको देखने को मिलेगी, और ये आपके पास में एक अलग नाइक्रोम वायर है, इसका भी कलर आपको थोड़ा सा वाइट सिल्वर कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कॉपर वायर है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा इसके कंपैरिजन में। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो नाइक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा कॉपर के कंपैरिजन में। क्लियर? तो इसलिए तो जैसे हीटर के अंदर जो एलिमेंट देखते हैं, जो वायर गर्म होती हैं, वो इस चीज़ को मिला करके बनाया जाता है। और कॉपर वायर जो आपकी फैन की वाइंडिंग वगैरह हैं, या फिर घरों में
एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी आपको भेजनी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो वहाँ पे कॉपर वायर यूज़ करते हैं। और बेसिकली जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आपको चाहिए वहाँ पे नाइक्रोम वायर या फिर उसके अलॉय यानी कि इसके साथ में कोई दूसरी मेटल मिला करके यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। दूसरा देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि अभी बताया आपको कि जैसे ये आपके पास में कोई वायर है, क्लियर, तो ये जो आपको हिस्सा आपको दिखाई देगा इसका जो एरिया है उसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा, आगे पढ़ेंगे कि कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये देखिए, ये आपकी कंडक्टर यानी कि अगर कोई वायर है उसकी कितनी लेंथ है, कोई कंडक्टर है उसकी कितनी लेंथ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा आगे हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो अभी ये 3 पॉइंट्स आपने देखी, टेम्परेचर को कंसीडर करोगे तो 4 पॉइंट हो गए। 4 चीज़ों पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसी मटेरियल का। चलिए, अब ये पाया गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, नेचर का तो हमें पता चल ही गया है। तो काफ़ी सारी मेजरमेंट की गई, वायर की लेंथ में चेंज करके देखा गया, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज करके देखा गया। तो काफ़ी सारी मेजरमेंट के बाद हमें ये पता चला कि रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटल कंडक्टर, यानी कि कोई वायर है जिसका डायमेंशन यूनिफॉर्म है, एक ही मटेरियल की वो बनी हुई है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी कि जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप उस कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि लेंथ बढ़ाने से जो करंट की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ने हमें बताया कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर की, और लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें कम से कम लेंथ जो है यूज़ करनी चाहिए ताकि करंट की सप्लाई ज़्यादा मिले। क्लियर? दूसरा देखिए, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ घटाने से दूसरी चीज़ बढ़नी। यहाँ पे रेजिस्टेंस का, ठीक है, बढ़ना अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं, क्लियर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कहलाएगा। या वाइस वर्सा आप ये भी आप कह सकते हैं कि एरिया आप बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा उस वायर का। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। यानी कि दूसरा कंसेप्ट आपको ये बताता है कि अगर वायर जितनी मोटी होगी, ठीक है, उसमें करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि मोटी वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ऐसे बोलते हैं ना कि ये 1 mm की वायर है, ये 2 mm की है, 2 तो नहीं आती, सॉरी, 1.5 mm की वायर है, 2.5 mm की वायर है, ठीक है, 4 mm, 6 mm, ऐसे आपको वायर देखने को मिलती हैं। वो इसी के बेसिस पे है कि जैसे ये एक वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कोई दूसरी वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, इसमें कम होगा। ऐसे ही ये कोई एक और वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और सिमिलरली ये कोई एक और वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर ज़्यादा दूर तक आपको करंट भेजना है तो ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली वायर को आपको यूज़ करना है। चलिए कुछ मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं अब हम, कि जो पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L है ये ध्यान रखिएगा। दूसरी इक्वेशन हमें बताती है, इक्वेशन नंबर 12.9, कि जो दूसरे पॉइंट में बताया गया कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब 1/A आप उसको लिखेंगे, डायरेक्टली में डायरेक्ट आप सामने लिखेंगे उसके, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन कर दीजिए तो हमारे पास में मिलेगा जो L डायरेक्टली है वो ऊपर चला जाएगा और एरिया जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास में ऐसी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। फिर से हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि जहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा,
ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा। इसको हम हटाने के लिए इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया है, पी की तरह शेप है इसकी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाइएगा आप, इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको ऐसे ही बनाएंगे। इस सिंबल का तो नाम रो है, RHO, ठीक है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इस कांस्टेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रो को जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस चैप्टर के अंदर एक स्पेशल नाम दिया है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी SI यूनिट बताइए, कि इसकी SI यूनिट क्या है, ओम मीटर। देखो कैसे आई है SI यूनिट, यहाँ से देखिए आप, ये वैल्यू जो है इस साइड ले आइए, L को नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो रो के लिए हमारे पास में रिलेशन क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू R, A उस साइड चला गया, A ऊपर चला गया, L नीचे आ गया। अब वैल्यूज पुट कीजिए, यूनिट निकालनी है आपको। रेजिस्टेंस यूनिट क्या, ओम। एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में आप लेके चलेंगे फंडामेंटल। लेंथ किस में, मीटर में लेकर के चलेंगे। तो देखिए मीटर स्क्वायर यानी कि जो पावर है उससे एक कट कर दीजिएगा, 2 पावर थी तो 1 रह जाएगी, तो इसलिए यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर। तो ये ध्यान रखना आपको, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंपल ओम है तो यूनिट है रेजिस्टेंस की, और ओम के साथ मीटर लगा हुआ है तो यूनिट बन जाएगी रेजिस्टिविटी की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपकी ध्यान रखिएगा। और ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी भी मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आपको ध्यान रखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि बताइए किसी वायर की लेंथ में चेंज कर दिया जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज कर दिया जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। एक तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, और दूसरी ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज होती है। क्लियर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ये इन पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है ओनली नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। क्लियर, तो उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने नोट्स तैयार कीजिएगा, कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा।